अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। गोल्ड टेस्ट का चौथा दिन, श्रीलंका की मुकम्मल सबकत जो है वो अब हासिल है पाकिस्तान के ऊपर। श्रीलंका ने आज दूसरी इनिंग अपनी 360 रन 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। पाकिस्तान को 508 रन का जो है वो टारगेट दिया, लेकिन आज का मैच बारिश से भी मुतासर हुआ आज के दिन। और चौथे दिन जब बैड लाइट ने खेल का इख्तिताम वक्त से पहले किया तो पाकिस्तान ने 508 रन के हदफ के ताक़ुब में एक विकेट के नुकसान पर 89 रन बना लिए थे। अब बहुत सारे सवालात हैं जिनको डिस्कस करना है। बहुत सारे इस वक्त पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है, खुसूसन जो स्पिन डिपार्टमेंट है, बॉलिंग डिपार्टमेंट है, उस पर बड़ी तशवीश है क्रिकेट फैंस को, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पहला मैच भी एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो थी अब्दुल्ला शफीक की, उसकी वजह से जीतने में कामयाब रही। वहाँ भी स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज नहीं दिखा सके थे। इसी तरह इस मैच में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है और श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के खिलाफ डोमिनेट कर रही है। और ये भी हमें याद रखना है कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल तक रसाई के लिए हमें इस मैच में भी कामयाबी दरकार थी। अगर खुदा न खास्ता ये मैच हारते हैं, ड्रॉ होता है, तो फिर पाकिस्तान का जो फाइनल तक का सफ़र है उसको एक झटका ज़रूर पहुंचेगा। गो कि हम आउट नहीं होंगे, लेकिन सिचुएशन शायद हमारे अपने हाथ से निकल जाएगी। पुरान में मौजूद होंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर और सिलेक्शन रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब। उनसे बात करेंगे सारे मामले पे, खुसूसन जो हमारे स्पिनर्स अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। बात करते हैं पाकिस्तान के साबिक रुकन सिलेक्शन कमेटी और टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब से। तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 508 रन का हदफ का मतलब तो खैर यही समझ में आता है, वो एक कहावत है ना कि फिर 80 ना ही समझें, तो कुछ ऐसी सूरत हाल मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन बारिश ने आज पाकिस्तान को किसी हद तक बचा लिया और फिर हमने देखा कि श्रीलंका ने भी बड़ी ताख़ीर की इनिंग डिक्लेयर करने में। लेकिन जो तशवीश की बात है तौसीफ भाई, जो आपसे प्रोग्राम से पहले ही बात हो रही थी कि आपकी राय ज़रूर लेनी है कि यासिर शाह इन विकेटों पर पहले अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, कोई उनकी एक मैजिकल परफॉर्मेंस नहीं है। नवाज़ भी 5 विकेटें ज़रूर ली, लेकिन वो जो मैच विनिंग एक परफॉर्मेंसेज होती है, सईद अजमल, रहमान या फिर आपने या कभी इकबाल कासिम साहब ने, दानिश कनेरिया ने, इसी तरह यासिर शाह खुद माजी में देते रहे हैं। सर ये हो क्या कि हमारे स्पिन डिपार्टमेंट को आप मुतमईन है इस कारकर्दगी से? जी आप शुक्रिया गफ्फार। और पहले स्पिन की तो बात करता हूँ, लेकिन पहले ये बात करूँ कि मुझे लग रहा है खौफजदा था श्रीलंका। पहले डिक्लेरेशन थोड़ी होनी चाहिए थी और फिर आपको वेदर का भी डेफिनेटली पता होना चाहिए। आज के दौर में तो सबको मालूम है। मुझे लगता है खौफजदा थे काफ़ी। डिक्लेरेशन देर से की और जाहिर है कि मैं जिससे बात कर रहा था मैंने कहा यार वेदर को भी देखा होगा उन्होंने जो इतना लंबा खेल रहा है। बट एक खौफ ये भी था कि पाकिस्तान ने जो है वो तकरीबन 340 रन चेस किया है, तो कोई ये ना हो वो भी इतना टाइम दे। तो मेरा ख्याल है गलती तो उन्होंने भी कर ली है और अब डेफिनेटली एक पार्टनरशिप अच्छी लगी है हमारी। और जहाँ तक आपने स्पिन की बात की, यस वो चीज़ नहीं हमने की। देखिए ना, 500 रन करा देना किसी को, इट मीन्स कि आप ने कुछ भी नहीं कर सके। क्लैप से नहीं किया किसी को, जैसे कि उनके पास 230-35 पे पाकिस्तान को उन्होंने क्लैप्स किया है। उस लिहाज से देखा जाए तो आपकी बैटिंग लाइन बहुत ठीक है। उन्होंने क्लैप्स किया, 5 आउट किए उनके ऑफ स्पिनर ने। हमारा कोई पंजाबी नहीं लगा। अगर आप दूसरी बात कर रहे हैं तो आप देखें दोनों, सलमान भी पार्ट टाइमर है और नवाज ने अच्छी बॉलिंग की है, वो कर ली। लेकिन मैं उसको भी कहता हूँ वो रेगुलर बॉलर नहीं है, वो भी पार्ट टाइम बॉलर है। हमारे कहने के बाद उन्होंने उसको डाल दिया, मगर उससे भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हो सकी हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर से। और आई थिंक वो तो है। और फिर ये कि कॉम्बिनेशन, फिर अगेन कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, कॉम्बिनेशन फिर थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। तो हसन अली की परफॉर्मेंस कोई ऐसी है नहीं। तो हालांकि स्पिनर्स ने हमें जो है वो डोमिनेट नहीं किया, जबकि पिच ऐसी थी, जाहिर है उनके स्पिनर्स ने भी आउट किया गफ्फार, तो अप टू द मार्क नहीं है। बिल्कुल सर। और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया होम सीरीज़ में भी, वहाँ भी नोमान साजिद कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। गो कि वहाँ पिचेस शायद हमने भी इतनी अच्छी नहीं बनाई थी, हमें खुद अपने स्पिनर्स पे एतबार नहीं था, इसलिए हमने डेड विकेटें बना के एक नेगेटिव और डिफेंसिव क्रिकेट खेली। लेकिन इस सीरीज़ में सर हमें पता था कि स्पिनर्स की कारकर्दगी अहमियत की हामिल होगी, चूँकि चाहे जसूरिया हो या एक नाथन लाइन ने और मैथ्यू वेड ने, आपको याद है जो एक उन्होंने टेस्ट में जितवाया था। सो उस तरह हम सोच रहे थे कि शायद यासिर कोई मैजिकल परफॉर्मेंस दिखाएंगे पहले टेस्ट में, ना सही दूसरे टेस्ट में शायद उनकी फॉर्म वापस आ जाएगी। मसला है क्या, हमारे पास तो सकलैन मुश्ताक हेड कोच मौजूद हैं जो खुद एक मादी का बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के, इस वक्त वो हेड कोच भी हैं। परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं है? क्या हम
टेक्निकल एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या ये प्लेयर्स अब थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि नवाज तो शायद इतने अभी एजेड नहीं है, लेकिन अगर यासिर देखें तो वो भी अपने कैरियर के ख़िताम पर हैं। नुमान की एंट्री बहुत लेट हुई है, तो क्या हमें कोई नए खून की ज़रूरत है? देखिए, एक तो पहली बात, साजिद को इनको साथ लेके जाना चाहिए था, जो भी कुछ था अपनी जगह था, बट आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या पोजीशन है। आप अकलन साहब आप साथ रखो उनको, वहाँ कौन देख रहा है उनको, बार बार हम कह रहे हैं, तो उसको इसका पार्ट होना चाहिए था। आप देखते, आप उसको डालते, और मैं 100% था कि अगर पोजीशन हम पहले टेस्ट की देखते, उसके बाद हमने साजिद को डाल देना था स्पिनर के उससे। तो आप साथ रह के भी उसको बहुत चीजें कर सकते हो, ऐसा नहीं है करनी, ये नहीं कि क्रिटिसाइज हो, ठीक है, उसके फॉल्ट जो है, प्रॉब्लम उसकी, वो हमने भी जाहिर की है और सबको पता है। तो उसको ऐसा सच नहीं है, बॉलिंग तो लंबी कर रहा था ना। ये लोग, ये पार्ट टाइम बॉलर, ये फर्स्ट क्लास में इतनी लंबी बॉलिंग नहीं करते हैं, बहुत है 8-10 ओवर की है, ऐसा किया, ये पार्ट टाइम है। जहाँ तक आपने यासर की बात की है, तो उस पर भी प्रेशर डेफिनेटली था, इसलिए कि बहुत टाइम बाद खेल रहे हैं, और कब तक करेगा यार आदमी, उसकी परफॉर्मेंस हमें देखना ही पड़ेगा कि हमें करना क्या है। तो उसके लिए आप अगर देख रहे, आप खिलाते भी तो नहीं है ना, मुश्किल तो ये है आपकी, आप जाहिद महमूद को लिए फिर आपने नहीं खिलाया, ये लंबी कहानी है जो हम पहले से रोक पीट रहे हैं। और अब तक तो यही हो रहा है कि जब हम बोलते हैं तो वो टीम चेंज हो जाती है, बाहर बैठ के, हम बाहर बैठ के सिलेक्शन कर रहे हैं गफ्फार, और उसको माना जा रहा है। आप देखें, अजहर अली को ये नहीं कहा था, ये भी आप भी गलती की है, आप भी भाई अभी छोड़ो, या फिर आप शान मसूद को खिलाओ 3 नंबर ला के, गलत है। ठीक है, आप जीतो, जीतने की इतनी नहीं है, हम तो बात कर रहे हैं आपका कॉम्बिनेशन, दूसरी टीम आप पे डोमिनेट कैसे कर रही है, उसको आगे हो जाती है, आप के स्पिनर आउट नहीं करते, आपके फास्ट बॉलर हसन अली की क्या परफॉर्मेंस थी जो उसको आपने डाला। मतलब ये चीजें ऐसी हैं कि हम अभी तक देख नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं ग्रेट लोग बाहर बैठे हैं, तो ग्रेट लोग सिर्फ बाहर बैठ के देख सकते हैं या कोई मशवरा दे सकते हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे। बट आई थिंक मेरा ख्याल है मशवरा क्या, टीम तो 11 की टीम तो प्रॉपर खिलाओ ना भाई। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक इसमें देखें, अगर हम पिच को भी आप बहुत ज़्यादा कसूरवार शायद नहीं ठहराएंगे, गो के पिच लगता नहीं कि बहुत ख़राब खेल रही। पहले तो बल्कि मैं आपकी राय ले लूँ तो सिर्फ भाई, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? जो आज गॉल में आपने पाकिस्तान की पहले बॉलिंग देखी, फिर श्रीलंका की बॉलिंग देखी, और लग नहीं रहा जैसे ये वो डे 4 पिच है जहाँ बहुत विकेटें गिरती हैं। श्रीलंका ने ऑलमोस्ट पूरा जो एक फंसा हुआ मैच था वो निकाल के डोमिनेट पोजीशन पर चले गए, वरना कल ये लग रहा था जब पाकिस्तान 350 के अंदर रोक लेगा तो पाकिस्तान जीत की तरफ भी जा सकता है, लेकिन अब तो 500 तक बात चली गई। पिच का सर बिहेवियर क्या देख रहे हैं आप? नहीं, ये पिच तो पिछले पिच से वो भी हम डिस्कस किया कि पैचेस से हो रहे थे, टर्न हो रहा था, सारा कुछ था, और गोरे डेफिनेटली हल्का खेलते हैं स्पिनर को, जो हारे हैं इनसे, लेकिन हम तो उनसे अच्छा, पिच का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, और ये पिच तो बहुत ही अच्छी है, ये तो नजर आ रहा है हमें। हाँ, एक लाइन पे फेंकते हैं, वही पैचेस पे पड़ गए, जो रफ पैच पड़ा है उस पर टर्न हो गया, कुछ एक आध टर्न हो गया, तो इतना तो चलता है ना। 3 दिन बाद आप उस पर वॉक कर रहे हैं, उस पर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो होता है। बट आई थिंक परफेक्ट पिच है बैटिंग के लिए, और दिखा दिया ना उन्होंने करके आपको। हमारी उनसे देखिए ना, वो जो जय सूर्या है उनका अभी 3 टेस्ट खेला या 4 टेस्ट खेला है जी। उसने, उसकी लाइन और लेंथ इतनी जबरदस्त है कि वो जो है, देखें रन तो उसको भी पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा बॉलर जिस तरह यसर हैं, ये तो क्लैप्स करने वाली होता है, आपको क्लैप्स कर देनी चाहिए ऐसी टीम को। और जाहिर है 3-4 आप जल्दी आउट कर लेते हैं, उसके बाद एक पार्टनरशिप उनकी लग जाती है, तो वो तो मेरा ख्याल है कि खराब बॉलिंग का ही हम कह सकते हैं, और तो कुछ। ठीक है, पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सी साहब से जरूर पूछेंगे। तो विकेट बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन 5वें दिन के लिए क्या जो है वो कॉम्पोजिशन बन सकती है, जो कि वेदर कल जो है वो क्लियर है अब तक फोरकास्ट के मुताबिक। 8 ओवर एक्स्ट्रा भी खेलने, 98 ओवर्स पाकिस्तान को खेलने पड़ेंगे, तो क्या हिकमत अमली हो सकती है, तो सी साहब से पूछेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद, बात करें गोल्ड टेस्ट की। पाकिस्तान को 508 रन का जो है टारगेट मिला है, और इस पर बाबर आजम क्रीज पे मौजूद हैं, इमामुल हक क्रीज पे मौजूद है। और हमने देखा माजी में तौसीफ भाई, पाकिस्तान की जो ये बैटिंग लाइन है, इसने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कराची टेस्ट में भी एक बड़ा रिमार्केबल किस्म का फाइट बैक किया था। फिर हमने देखा कि पिछले टेस्ट में 342 चेस किए थे। अब 508 तो खैर बहुत दूर है, अगर आप देखें तो 98 ओवर्स कल होंगे मैक्सिमम, अगर ये हमें वेदर इजाज़त देता है, और वो वेदर फोरकास्ट तो ठीक है, तो जीतने वाली बात तो नहीं लगती। लेकिन आपको लगता है कि ये एक पॉसिबल है कि हम पूरा दिन बैट आउट कर सकें,
या समझते हैं इन कंडीशंस में या प्रभत जयसूर्या के होते हुए ये इतना आसान नहीं होगा? देखिए गफ्फार, बात ये है कि आप जब भी आपके ऊपर से रन्स बनाए, जाहिर है अब्दुल्ला आउट हो गए अपनी जगह, जब भी आपने रन बनाए, एक अच्छी पार्टनरशिप आपको मिली है तो आपने बड़ा स्कोर किया है। सवाल ये है कि आप रन चेस करने पे जब जाएं, आप ठक्का मत लगाइए। ठक्का लगाएंगे तो आप आउट हो जाएंगे इन पिचों पे। आपने सोचा कि हम टाइम निकाल लें, टाइम ना निकालने की कोशिश करें। इसमें रन्स निकलते हैं और इमाम निकल के खेलता है, ये खुद भी बहुत अच्छा खेलता है बाबर। तो आप जो भी रन्स हैं वो निकालते जाएं। रन्स जैसे जैसे निकलेंगे ऊपर और ऐसा टाइम आ जाए कि हम ये ना सोचे कि हमने 2 के एवरेज से खेला, कि हमें मिल रहा है, फील्ड स्प्रेड हुई है, तो आप 3-3 4-4 उन्होंने देखे आपको 4 लास्ट जो सेशन उन्होंने पीछे खेला था वो ऑलमोस्ट 4 इन ओवर वाला खेला था और यानी कि लग रहा था कि वो आपको देंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन उन्होंने देर से की बट कोशिश कर रहे थे। आप ठक्का मत लगाइए, उसको रन निकालिए। आप अपने रन निकालेंगे, प्रेशर उन पे भी पड़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी विकेट से एंड होगी और कहीं आपको लास्ट ओवर जो चलते हैं उसमें कहीं आपको 150 रन करने पड़े 20 ओवर में या कुछ ऐसा सिलसिला बना सिचुएशन, तो वो तो खौफजदा होना ही है ना। फिर तो रन आप ले जाएंगे। तो लंबे खेलें, दोनों बैट्समैन लंबी बारी अपनी लें, लेकिन वही मैंने कहा ना कि रन साथ साथ निकालते हैं। ठीक है, अब अजहर अली की मैं ज़रूर बात करूंगा। आप भी साबिक सिलेक्टर हैं। अजहर अली पाकिस्तान के लिए 95 टेस्ट मैचेस खेले। बज़ाहिर उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 19 टेस्ट सेंचुरियाँ हैं, डबल 100 है इन इंग्लैंड, ट्रिपल सेंचुरी की हुई है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, डबल 100 है। वो तमाम ग्रेटनेस वाली चीज़ों को पिक करते हैं, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी है एक सीनियर प्लेयर की, रिलायबिलिटी जैसे यूनुस मिसबाह की होती थी, वो नहीं नज़र आई। स्पेशली मिसबाह यूनुस के जाने के बाद एवरेज उनका 35 तक आ गया। कहाँ वो 50s में रन कर रहे थे, अब वो कैरियर का एवरेज भी गिर गया। हमने उनको बड़े अजीब तरीके से ड्रॉप कर दिया एक टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद। और फिर जैसे आपने निशानदेही की तौसीफ भाई कि फिर हमने नंबर 3 पे भी किसी को रिजल्ट नहीं किया, उनकी जगह हमने बाबर को ऊपर कर दिया, रिजवान को ऊपर कर दिया, फवाद को, और सभी अपने नंबर पे नहीं खेले। और इसी का नतीजा है कि हमारी बैटिंग कोलैप्स भी हुई। तमाम प्लेयर्स लग ये रहा था जैसे तैयार नहीं है अपने नंबर्स पे खेलने के लिए, वो एक नंबर पहले आए। अजहर अली का आप टेस्ट फ्यूचर कैसे देखते हैं और यहाँ जो उनको ड्रॉप किया गया, क्या ये ठीक फैसला था, सही मकाम था? देखिए, जो उनकी परफॉर्मेंस 5-6 इनिंग उनकी खराब गुजरी थी, अपनी जगह था वो सारा ठीक है। मैं भी इसमें था कि यार अगर उससे नहीं हो रहा है तो आप किसी को चांस ले लो, मगर ये टाइम गलत था चांस लेने का। ये सही टाइम नहीं था। आपको उसको ये इनिंग आई थिंक देना चाहिए थी। और एक्सपीरियंस, उसकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, वो अपनी जगह पर, अगर गलत टाइम। अब देखें ना, मैं इस तरह मवाजना करता हूँ, अगर बाबर आउट हो गए पहली इनिंग में और अब फिर अगर खुदा न खास्ता वो जल्दी आउट होते हैं, तो वो ये कि जी मेरा नंबर जो है वो मैंने चेंज, मेरा हो गया, मैं तो अपने नंबर पे, ये सब बातें शुरू होती हैं। आपको याद है जो है ना, वो जो असद शफीक थे, वो उनके ऐसे नंबर 6 अजहर अली ने किए, जाहिर है उन्होंने, अजहर अली ने काफी उनको खिलाया, तो वो कभी नीचे चले जाते थे, कभी थोड़े से ऊपर आते थे, यही था। मगर वो टीम में थे, बस इतना ही उसका था। बाकी इस तरह आप किसी के असद ने क्यों नहीं कहा, कहना चाहिए था उसको कि भाई मेरा नंबर क्यों आप ऊपर कर रहे हो, मैं तो जिस नंबर पे जाता हूँ उस नंबर पे जाना चाहिए था। भारत वो टीम में रहना चाह रहे थे, सारा कुछ था, कोई और होता। ये आप खेल तो वो पूरा रहे थे ना, उन ड्रॉप तो नहीं हुए, 50-60 मैचेस हुए, कितने वो ड्रॉप नहीं हुए। तो आई थिंक मेरे का इन चीजों को देखना चाहिए। और ये छोड़ के जो किसी ने कहा, आपके कोचेज ने भी डेफिनेटली कहा होगा कि इसको बैठा दो, इसको बैठा दो, सेंस थोड़ा इस्तेमाल करो इस वक्त, उसको पूरा मौका दे दो, ये मैच देख के उसको खत्म बात। उसके बाद आप देखें, और फिर देखें भी ऐसे ना, आप किसी को खिलाएं तो साथ, आपने ऊपर नीचे कर दिया सारा गेम, वो गलत किया आपने। आपको चाहिए था यहाँ शान मसूद को लाते एक और जो है नीचे ले जाते खुद को, बात एक हो गई थी सीधी सीधी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहरहाल ये डिसीजन इतना अच्छा नहीं था ड्रॉप का। तो जैसा आपने कहा कि कॉम्बिनेशन पहले टेस्ट में भी गड़बड़ था, उसके बाद क्या वो जो फवाद आलम को ड्रॉप किया था तौसीफ भाई, सिर्फ उस गलती को सुधारने के लिए एक और गलती कर बैठे कि फवाद की जगह फिर अजहर को खिला डाला और फिर सारे कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे हो गया, तो गलती के पीछे गलती हो गई है। गलती क्या, मतलब हम तो सोच रहे हैं, देखें
के बाहर बैठ के हम लोग जो बातें कर रहे हैं वही हो रही हैं, तो वो तो गलत हो रही है ना यार। आप वहाँ भी तो सोचो भाई तीसरा टेस्ट नहीं है, वरना डिस्कस करते शायद वो टीम बन जाती, बेहतर कर डिस्कस कर लेते हम कोई। हाँ मतलब यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो सोचो यार कि हमें करना क्या। आप शोर मचा के फवाद कहते हैं पहले गलती कर गए थे, आपके फवाद को नहीं बिठाना चाहिए था, और अब आपने जो है फवाद खिला दिया, तो ये किस पे प्रेशर पे खिलाया ना, और तो कोई वजह आप में हिम्मत होती तो आप बैठ के वहां करो ना। आप दूसरों के इधर उधर की बातें सुन के और उस पर अगर आप टीम बना रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि नजर आ रहा है, मैं ही नहीं कह रहा, नजर आ रहा है कि आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बना हुआ, चाहे वो स्पिनर में हो, फास्ट बॉलर में हो। कभी आप 3 फास्ट बॉलर खिला देते हो, दूसरा 1 फास्ट बॉलर खिला रहा होता है, कभी आप 4 स्पिनर खिला देते हो, ये 4 ही हो गए ना, ऑलराउंडर मिला के 4 स्पिनर इन्होंने खिला दी, तो क्या गड़बड़ हो रहा है सारा। तो इस पे वर्क करें। अब वर्क क्या मतलब, जो बैठे हैं ना, बिग गन्स बैठी हुई हैं भाई, डरो नहीं, जाहिर आप अपना टाइम पूरा करेंगे, जब आपके नसीब में होगा आप हटा दिए जाएंगे, खत्म। ठीक है, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। आखिरी पार्ट में आके तौसीफ भाई से मैं जरूर पूछूंगा कि पाकिस्तान को आज चैंपियनशिप की फाइनल के लिए बड़ा अच्छा मौका मिल रहा था, लेकिन हमने पता नहीं क्यों एक सेटल कॉम्बिनेशन को दो मरतबा छेड़ने की कोशिश की, और एक दफ़ा तो हमें बचा लिया अब्दुल्ला ने, लेकिन क्या इस बार हम बच सकेंगे, डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराने रिप्ले में खुशामदीद। तौसीफ भाई, आपसे एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करनी है, वो है अब तीनों फॉर्मेट के हवाले से दुनिया भर में जो बहस चल पड़ी है, बेन स्टोक्स की जो रिटायरमेंट है ओडीआई क्रिकेट के बाद, उसके बाद वसीम अकरम साहब ने ये कहा, मैंने देखा कि उस्मान ख्वाजा ने ये कहा, गो के क्वांटन डिकॉक कहते हैं कि 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है उसकी एक चार्म, उसको जीतना हमेशा खिलाड़ियों के एक ड्रीम में रहता है। तो तौसीफ भाई, क्या लगता है आपको ये जो बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट, वर्ल्ड कप से 1 साल पहले आयन मॉर्गन रिटायर हो गए, वो तो खैर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, ये क्रिकेट का फ्यूचर, आप ओडीआई क्रिकेट का फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाएगी, या आपको लगता है जैसे क्वांटन डिकॉक कह रहे हैं कि नहीं, वर्ल्ड कप क्योंकि इसका बड़ा अहम होता है और इसकी चैंपियंस ट्रॉफी भी होती है, पाकिस्तान को भी होस्ट करनी है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक वसीम का ताल्लुक है, जाहिर है हर आदमी का अपना ओपिनियन होता है, और लोग इतना शॉर्ट होते जा रहे हैं कि 2020 के बाद 10 ओवर्स का भी खेलना चाह रहे हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या है असल मजा। जो टेस्ट क्रिकेट का है वो तो आपको नजर आ रहा है सामने, और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, जो दुनिया में हो रहा है वो अपनी जगह है, बट मेरा अपना भी ख्याल ये है कि ये 50 ओवर जो है लॉन्गर फॉर्मेट, ये सेकंड लॉन्गर फॉर्मेट, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और इसके टेम्परामेंट पता चलता है ना, आप ठीक है 2020 चलाएं, 10 चलाएं, जो भी करें आप, लेकिन ये फॉर्मेट मेरी नज़र में इसको नहीं खत्म होना चाहिए। देखिए फिर तौसीफ भाई, तीनों फॉर्मेट के हवाले से जो खिलाड़ियों की ऊपर बर्डन पड़ रहा है, आप देखिए बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट की वजह यही बनी, उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि अब उनका जो उनकी बॉडी है, जो उनका अब पूरा एक फिजिकल जो उनका फिटनेस का मेयार है वो पूरा नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए बेहतर है कि वो एक फॉर्मेट की कुर्बानी दे दें। अच्छा, हम शाहीन के हवाले से भी यही कहते आए हैं कि हम उनको रेगुलर खिलाई जा रहे हैं, हसन का भी ये मसला है कि कहीं उनको रेस्ट देना ही नहीं है। तो सर, मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटीज़ हों या क्रिकेट बोर्ड हों या कल को आईसीसी को ये सोचना ही पड़ेगा कि कितनी क्रिकेट होनी चाहिए। लीग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पैसा बहुत है, खिलाड़ी वो तो कभी नहीं छोड़ेगा। यार टीमें क्यों नहीं बनाते भाई? ठीक है, वो नहीं खेलना चाहता, खत्म। आपका आमिर भी तो छोड़ के गया ना, हमें हमारे मुल्क को तो जरूरत थी ना आमिर की, ऐसा नहीं कि नहीं था, उन्होंने प्लेयर पे मत छोड़े, वो नहीं खेलना चाह रहा या वो है तो आप छोड़ दें, आप प्लेयर टीमें बनाए ना अपनी, एक आज के किसी के छोड़ भाई, वो तो फिर ले आएंगे किसी को उठा के, हमारे पास तो कोई नहीं है ना, दूसरी टीमें तो ले आएंगी ना, हमारे पास क्या है? तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि हम किसी पे नहीं छोड़े। आप वो अगर छोड़ना चाहता है, एक फॉर्मेट खेलना चाह रहा है, तो अगर सिलेक्शन कमेटी उसको रखना चाहती है तो ठीक है, नहीं तो वो जो फॉर्मेट अपनी मर्जी से खेलना चाहता है तो आपके पास रिप्लेसमेंट है, ठीक है, आप उसको करा दें। जिसके पास रिप्लेसमेंट है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो हमको पड़ रहा है ना, हम देख लें ना हमारे पास क्या है। हमारे जवान जाके जो है वो रिटायरमेंट और वो सब कर रहे हैं कि हम शॉर्ट फॉर्मेट खेलेंगे, हर आदमी खेलना चाहता है। सर, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से क्या कहेंगे? जो कि हम यही एक अंदेशा था हमें कि कभी वो ऐसे वक्त पे इंजर्ड हो गया, आपने देखा कि पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल उनके बगैर कुछ कर नहीं पाई, तो रिप्लेसमेंट भी मौजूद नहीं थी, और दूसरा वो इंजर्ड भी हो गए। खुदा ना खास्ता उनकी इंजरी इस बार तो इतनी ख़तरनाक नोयत की नहीं है, बट अगर आपको पता है फास्ट बॉलर की इंजरी कभी कभी तो पूरी कैरियर की थ्रेटनिंग होती है कि मतलब दोबारा वापसी होगी नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कितना मोहतात भी होना चाहिए, और शाहीन जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, आप समझते हैं?
यार ये गफ्फार अभी तो बहुत टाइम निकल गया, हम तो पता नहीं कब से ये बात कर रहे हैं कि उसको रेस्ट कराओ। एक्चुअल हो क्या रहा था देखे ना, अभी तो विकेट्स जब उसने लेनी शुरू की है, वरना वही पुरानी बात मैं दोहराता हूँ कि दूसरी टीम के 150 पौने 200 पे कोई विकेट ही नहीं गिरी हुई होती थी, और जो है वो लंबे लंबे करते थे। शाहीन ने आन के हमें विकेट्स दिलाना शुरू किया, मतलब ब्रेक थ्रू दिए, तो वो अब हमको तो ये हो गया यार ये ब्रेक थ्रू दे रहा है। कह नहीं रहे थे, पहले से कह रहे हैं भाई खुदा के वास्ते रेस्ट करा दो, इतना बहुत हो गया बहुत हो गया। अब आप क्या क्लैप्स कर गया ना वो, किसी लिहाज से एक जवान बच्चा है, अपनी जगह है, लेकिन एक बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है यार। आप हर फॉर्मेट तो जब भी तो कह रहा हूँ आप ऐसे प्लेयर लाए ना उठा के जो जिनकी हम बार बार बात करते हैं कि इसको क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं, कि आप रिप्लेसमेंट ढूंढें। आप रिप्लेसमेंट ही नहीं ढूंढते तो फिर ये तो आपके साथ होना ही है। और ठीक है, उसका हमें अफसोस हुआ है कि वो तो अनफिट हुआ है, हमें इस मैच में भी जो है ब्रेक थ्रू मिलने की। देखें ना आप, हसन अली की क्या पेस थी, कहाँ बॉलिंग हो रही है उससे, इधर फेंक रहा है कभी उधर फेंक। और फिर आप वो रऊफ है उसको साथ, उसको क्यों नहीं खिलाया जी, उसको खिलाते आप, एक पेस तो थी ना उसकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब। उम्मीद है कि गोल्ड टेस्ट के आखिरी दिन पाकिस्तान की टीम कुछ वैसा ही कर दिखाए जैसा कि कराची टेस्ट में हमने किया, जैसा कि गोल के पहले टेस्ट में हमने किया, यानी कि मुश्किल हालात में पाकिस्तान की बैटिंग ने पहले मैच ड्रॉ किया था कराची में, और फिर हमने देखा कि गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तान ने तो कामयाबी हासिल की, लेकिन यहाँ बाद अब मैच बचाने की है और सीरीज़ को जीतने की है, या खुदा ना खास्ता अगर हारे तो बराबर भी हो सकती है। लेकिन देखिए क्या होता है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान हॉकी में यकदम बड़ी तब्दीलियां और तूफान में घिरी हुई है। एक तब्दीली, दूसरी तब्दीली के बाद भी तब्दीली हो रही है। डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। आखिरी इस प्रोग्राम के पार्ट में बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी की भी, चूँकि कौमी खेल पाकिस्तान का बहुत अरसे से कोई हमने कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में इस वक्त जो है वो बड़ी तमाम तर जो है वो मसले मसाइल शुरू हो गए हैं। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पहले पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनके तमाम जो हुकाम हैं उनको डी नोटिफाई किया, और उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद खालिद सजाद खोकर साहब ने कल सैयद हैदर हुसैन को इंटरनेशनल जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनको कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियां सौंप दी। हैदर हुसैन जो कि कराची हॉकी एसोसिएशन से वाबस्ता हैं और काफ़ी यहाँ पर मुतहरिक रहे हैं, और ओलंपियन आसिफ बाजवा जो कि दूसरी मरतबा बने थे सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन, उनके PHF के जो प्रेस रिलीज उसके मुताबिक 6 जुलाई को मुस्ताफ़ी हुए। खामोशी इख्तियार की हुई आसिफ बाजवा साहब ने इस हवाले से कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मुस्तकबिल क्या होगा, इस बारे से कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है। और फिर पाकिस्तान हॉकी लीग जो कि कुछ अर्से पहले लॉन्च हुई, हमने भी उस पर पूरा प्रोग्राम किया, लेकिन लगता ये कि मामला वो कहीं खटाई में ना पड़ जाए। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक, उनसे बात करते हैं, बल्कि इमरान को कुछ देर में हम लेते हैं। लेकिन सारा मामला जो है ना वो बड़ी इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामला को मज़ीद गंभीर कर रहा है कि आखिर ये क्या मसला है, और ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं इलेक्शन वक्त पर क्यों नहीं हो पाए, और अगर वक्त पे नहीं हो पाए तो उसके बाद फिर अब ये क्या मसला है। इसी हवाले से जो है वो अगर हम डिटेल में बात करें तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मसाइल अपनी जगह बदस्तूर मौजूद हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह जो TADS के प्रॉब्लम रहे हैं, इसी तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पिछले 1-1.5 साल में अचानक से आसिफ बाजवा साहब को भी घर जाना पड़ा, और अब उनका लाएअमल क्या होगा ये भी देखना बाकी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात कब होते हैं इस हवाले से भी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बहरहाल ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि उनके जो सदर हैं ब्रिगेडियर सजाद खोकर साहब वो तो पहुँच गए इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। वहीं से उन्होंने वीडियो पैगाम जारी करके हैदर हुसैन साहब को जो है वो अपॉइंट किया। क्या ये तमाम जो तब्दीलियाँ हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से फ़ायदेमंद रहेंगी, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है, जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान जो हॉकी लीग है जिसको इस साल शुरू होना था, कहीं ये तमाम तब्दीलियाँ जो कि आपके सामने सिचुएशन है जब आपके सेक्रेटरी मौजूद ना रहें, आपके सदर मौजूद ना रहें और इंतखाबात का कुछ पता ना हो, तो फिर पाकिस्तान हॉकी चलेगी कैसे, इस हवाले से कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें मज़े की बात यह है कि मंजूर हुसैन जो है मंजूर जूनियर, उनको जो है अगर आप देखें तो उनको पहले ओहदे से हटाया गया और फिर वो ओहदे पर वापस आ गए हैं। तो ये अजीब व गरीब सूरत पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में इस वक्त चल रही है। जनाब आखिर में बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी की, जिनके इस वक्त 2 एक्टिविटीज़ जो है वो बैक वक्त चल रही हैं। एक एक्टिविटी UK टैलेंट हंट के बाद यूरोप में, लेकिन ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं इंतहाई खूबसूरत मकाम स्कर्दू का गिलगित में जो है इस वक्त आप देखें तो ज़ल्मी मदरसा लीग का जो 5वां एडिशन है
उसकी जो है वो इस वक्त वहाँ पर सरगर्मी जारी है। और आप देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरत ये स्टेडियम है जहाँ पर ये मैचेस हो रहे हैं। और कल जो मैचेस हुए जनाब, उसमें 2 मैचेस खेले गए थे, जिसमें दियामी लायंस ने स्टोर टाइगर्स को हराया था, सेमीफाइनल में जगह बनाई। दूसरे मैच में स्कर्दू टाइगर्स ने गिलगित को हराया 4 विकेटों से। और आज जो है हमजा ईगल्स का मुकाबला स्कर्दू टाइगर्स और दूसरे मैच में नगर स्टार्स का मुकाबला स्टोर स्ट्राइकर्स से होगा। और इसी तरह कल इस इवेंट का फाइनल खेला जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मदारिस के तलबा हैं उनको पहली मरतबा पाकिस्तान में एक बड़ी फ्रेंचाइज की जानिब से, एक बड़ी क्रिकेट एक्टिविटी की जानिब से जो है वो खेलने के मौके दिए जा रहे हैं। इसी तरह जो पेशावर ज़ल्मी के ट्रायल्स हैं यूके के बाद वो यूरोप में जारी हैं, जर्मनी के बाद अब ये ट्रायल्स मज़ीद यूरोप के दीगर ममालिक में भी मुनक्किद होंगे। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि कल जब हम प्रोग्राम कर रहे हो तो पाकिस्तान की टीम की अच्छी कुछ परफॉर्मेंस हो। बाबर और इमाम क्रीज से मौजूद हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, लेकिन आसान नहीं होगा। 98 ओवर्स पाकिस्तान को कल खेलने हैं। लेट्स सी के पाकिस्तान कल कैसी परफॉर्मेंस देता है। कल पाकिस्तान के इस टेस्ट मैच के खिताब पर दोबारा 5 बजे आपके साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।